शीला दीक्षित वो राजीव गांधी का मर्म थे, राजीव गांधी का भाषांतर थे। ऐसे भाई चंदेप जी, बहन प्रियंका जी से तो मेरी कोई मुलाकात होती नहीं थी, टीवी पर देखता रहता था। जयवीर जी एक बड़े होनहार वकील तो हैं, पायलटिंग में कभी पीछे बैठने का मौका नहीं मिला मुझे, लेकिन ये जरूर मानता हूं कि युवा नेतृत्व का पायलटिंग जरूर अच्छे तरीके से करेंगे, ऐसी आशा है, क्योंकि वो ऐसे ही एक जो राजीव गांधी के अंश हैं, ऐसे राहुल गांधी के साथ में जुड़े हुए। बधाई देता हूं भाई रवि जी को, मुझे दोबारा उन्होंने यहां बुलाया है। पहले इंदिरा जी पर मैंने और जयवीर जी ने हम कोटा में मिले थे। अच्छा लगता है, आनंद आता है, एक पूरी युवा मानस को एक दृष्टि देने का, युवाओं का एक पथ प्रदर्शन करने के लिए ऐसी महान विभूतियों का जो चरित्र दर्शन करवाने की दिशा में इनके जो भरसक प्रयास हैं, मैं उनको अभिनंदन भी देता हूं, मेरी शुभकामना व्यक्त करता हूं। साथियों, किसी ने सही कहा कि राजीव गांधी वो एक स्वतंत्रता की संतान थी। जिस दिन राजीव गांधी का जन्म होता है उस दिन दादी भी जेल में, दादा भी जेल में, पूरा परिवार जेल में, और इसी वजह से राजीव गांधी का प्रसव करवाने की जिम्मेदारी बुआ को दी जाती है और बुआ कृष्णा हट्टी सिंह उनको लेकर के बंबई जाती है। तब कोई परिवार वाला उनके जन्मदिन पर वहां कोई हाजिर नहीं था, सब जेल में थे। इसीलिए मुझे कहना पड़ता है कि ये एक स्वतंत्रता की संतान थी। बड़ी खुशहाली हो गई। अब नामकरण की बात आई, यहां से शायद कई लोगों को पता नहीं होगा कि राजीव गांधी का नाम रखा किसने। हमारे घरों में तो बुआ का अधिकार होता है नाम रखने का, लेकिन ये एक हिंदुस्तान का एक राजनीतिक परिवार था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से बात की और उनसे कहा कि आप एक नाम मुझे सूचित करें, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नाम ये दिया कि इस बच्चे का नाम राजीव मणि रत्न रखो। और बाद में हमने देखा कि हिंदुस्तान का भारत रत्न वो राजीव गांधी के नाम से विश्व विख्यात विभूति हो गया, जिसका नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने रखा था। कहां से मैं प्रारंभ करूं? मुझे तो बड़ा गर्व है इस बात का कि राजीव गांधी को राजनीति में लाने चाहिए, ऐसा कहने वाले जो लाखों लोग थे, उनमें से उस जमाने की युवा कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मैं भी था। और मैं अपना डेलीगेशन लेकर के इंदिरा जी के पास गया और इंदिरा जी को हमने कहा कि इंदिरा जी अब संजय, क्योंकि हम संजय जी के साथ काम करते थे, हमने कहा कि आप राजीव जी को लाइए, वरना जो दिशा संजय गांधी ने राष्ट्र के युवकों को दिया है वो दिशा विहीन हो जाएंगे, और अगर दिशा उनको नहीं मिलेगी तो वो उनकी जो भी कार्य साधकता है या दिशा है वो दिशा विहीन हो जाएंगे और दूसरे रास्ते पर चले जाएंगे। इंदिरा जी ने बड़े शून्य मनस्क होकर के हमको कहा था कि हाँ मैं सोचूं, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं गुजरात के युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था।
और मुझे गुलाम नबी आजाद ने फोन किया कि तुमको एक ट्रेन लेकर के आना है बेंगलोर में, और बेंगलोर में हम समग्र राष्ट्र के सम्मुख राजीव गांधी को राजनीति में उनका प्रवेश करवाने वाले। गुंडूराव मुख्यमंत्री थे, मैं पूरी ट्रेन लेकर के गया, वहां पहली मुलाकात मेरी हुई और ईश्वर का बड़ा एहसान मानता हूं कि उस दिन के मुलाकात के बाद में मेरा निजी संबंध इतना घनिष्ठ रहा और ये मेरा घोर दुर्भाग्य भी रहा कि आपके मृत्यु के पश्चात उनका अस्थि कलश भी दिल्ली से गुजरात के लिए मैं ही लेकर के गुजरात में आया था। बड़ी यादें, एक ऐसा स्फटिक सा गुलाबी हसमुख व्यक्तित्व मेरे जीवन में मैंने कहीं नहीं देखा, और हृदय इतना कोमल और निर्मल कि बच्चे का हृदय भी शायद कुछ कठिन हो सकता है, लेकिन राजीव गांधी का हृदय इतना निर्मल था, इतना कोमल। अपने विरोध की बातें भी सुन लेना इनकी आदत थी। इनकी विशेषताएं, संदीप जी ने इनकी राजकीय विशेषताएं बताई, बहुत सारी विशेषताएं। बहुत कम समय में ईश्वर ने उनको बहुत कुछ दिया। दो तीन मैं उनके दृष्टांत देना चाहता हूं। अभी उन्होंने श्रीलंका की बात की। आपको पता होगा कि उस जमाने में श्रीलंका में बहुत भयंकर खूनाखोरी फैली हुई थी, और तब इनका प्रयास था कि राष्ट्र का सम्मान बचाते हुए श्रीलंकाई तमिलों को भी समर्थन दिया जाए और उनको भी बचाया जाए, और उसके साथ साथ हम अपना भी आत्मसम्मान और गौरव बढ़ाएं। लेकिन आपको पता है एनटीटी जैसे जो भी तत्व थे वो उनकी जान के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन एक बात मैंने उनसे पूछी, संदीप जी, जिस दिन वो श्रीलंका गए, वहां बातचीत के लिए गए थे प्रधानमंत्री के साथ, तब जब गार्ड ऑफ ऑनर हुआ तब उन पर एक हमला हुआ। मैंने टीवी पर देखा था, वो दृश्य भी मैंने देखा। अगर एक सेकंड के लिए राजीव गांधी अपने सर को झुकाते नहीं हैं तो सर पर उसने पूरा उसका कुंडा मार दिया होता, शायद कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती थी। अब एक व्यक्ति सीधे चलता है गार्ड ऑफ ऑनर के लिए, वो पीछे तो देखता नहीं है, लेकिन पीछे खड़ा हुआ सैनिक उठाता है तो ये कैसे पता लग गया और सर झुक गया। मेरे दिमाग में ये बात आई तो मैंने राजीव जी से पूछा, मैंने कहा राजीव जी मुझे एक बात बताओ, ये समझ में नहीं आई मेरी, ये आपने गर्दन झुकाई कैसे? उसने तो पीछे से वार किया था आप पर। तब मुझे पता लगा कि कहीं कहीं ईश्वरीय संकेत थे। राजीव जी ने कहा कि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन क्या मालूम कुछ अचानक मेरे मन में ऐसी भावना आई कि मैं सर को झुका दूं, और मैंने सर को झुका लिया। अगर वो सर उस वक्त थोड़ा सा नहीं झुका हुआ होता तो उसकी बट उनके सर पर आकर के लगती और ऐसा उसी दिन कुछ न कुछ अनहोनी हो सकती थी। तब मुझे लगा कि ईश्वर राजीव गांधी को हमारे बीच में और बहुत बड़ी चीजें देश के लिए समर्पित करने के लिए रख रहा। वो राजीव गांधी का भाषण, उसके बाद में मैंने सुना रामलीला ग्राउंड में सप्त समर्पण नाम का एक भाषण हुआ। उसमें राजीव गांधी ने देश को यह बताया कि इन 7 वस्तुओं के लिए मैं देश को अपने आप को समर्पित करता। आज के दिवस पर मैं उनके चंद शब्द हैं, वो शब्द दोहराना चाहता हूं, और यही हमारा संकल्प होना चाहिए कि उनकी जो विचारधारा थी वो राष्ट्र के पास, पार्टी के पास
और पार्टी के कार्यकर्ता के पास क्या अपेक्षा रखते थे। अभी जैसा कि कहा गया, संदीप जी से लगा करके, जयवीर से लगा करके सबने कहा कि वो कैसा भारत चाहते थे। उनके शब्दों में अगर कहूं तो वो कहते थे कि शक्तिशाली, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और विश्व की अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ भारत, ये मेरे स्वप्नों का भारत है। संघर्ष किसके लिए? उसके लिए उनके शब्द ये थे कि हमारी लड़ाई सिर्फ स्वतंत्र भारत के गरीबों तक सीमित नहीं है, वो समग्र विश्व के गरीबों के लिए है जो अभी अधूरी है, और इसका संघर्ष हमें जारी रखना। आज जो चल रहा है देश में, देश को सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजित करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने की जो चेष्टा हो रही है, उस दिन राजीव गांधी ने यह कहा कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता को किसी भी प्रकार बढ़ती हुई सांप्रदायिकता को सहन नहीं करना चाहिए, और ऐसा प्रत्येक उचित कार्य जो प्रजातंत्र में लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए आश्वासन देता है, वो हमें निरंतर करते रहना चाहिए। विचारों की और शब्दों की जयवीर जी सोच देखिए, ये युवा नेता, लेकिन मुझे लगता है कि उनका एक एक शब्द एक एक दिवस में जो निकलता था, जो काम होता था, ये ईश्वर की तरफ से ऐसा लगता था कि ये एक पूंजी, एक संचित पूंजी मैंने दी है, हिंदुस्तान जितना इसका उपयोग कर ले। मुझे ये बताएं, माता का हत्या हो जाए, घर में लाश पड़ी हो, और वो युवा व्यक्तित्व जिसको कुछ दिखाई नहीं देता हो, वो राष्ट्र की सोच करके दिल्ली की गलियों में जाकर के हाथ जोड़ करके लोगों को विनती करता हो कि मेहरबानी करते ये पागलपन मत करो, ये हिंसा को छोड़ दो, ये हमारी बात नहीं है। ऐसा कौन व्यक्ति कर सकता है? और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये एक महान व्यक्तित्व ईश्वर दत्त था, और ईश्वर की हम सबको एक बहुत बड़ी अनमोल भेंट थी कि जो भारतवर्ष में हमारे बीच में आई। नहीं बनना था प्रधानमंत्री, निधन हो जाता है। पायलट राजीव गांधी की 36 साल की आयु में भाई का निधन देख लिया, मां को टूटती हुई देखा, और मां का सहारा बनने के लिए उनका हाथ थामा। अभी तो हाथ थामा था, अभी कांग्रेस को समझा था, कांग्रेस की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी, और इधर भाई की जो भी जिम्मेदारियां थी, वो जिम्मेदारियां अमेठी में जाकर के उसको और संचित कर रहे थे। तब जाकर के अभी अभी तो ठीक हुए थे, और देखा कि सीधा मां का निधन होता है। एक एक पल का मैं साक्ष्य हूं, बल्कि इसका भागीदार। वो सीपीपी की मीटिंग जिसमें उनको नेता चुना गया, वो मीटिंग में भी मैं था। नेता बनने के पश्चात फौरन शोक के आंसू आंखों से अभी सूखे भी नहीं हैं, और देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया जाता है। शपथ लेकर देश के सामने सबसे पहला जो संदेश देता है, वो संदेश हम सब के लिए संकल्प होना चाहिए। क्या कहता है राजीव गांधी? समग्र राष्ट्र इतना भारी सर पर दुख आन पड़ा है, आफत का पहाड़ टूट चुका हो, तब भी राष्ट्र की जिम्मेदारी समझते हुए, जिसने कभी राजनीति को बहुत नजदीक से देखने की चेष्टा ही नहीं की थी, इसके पश्चात भी परिस्थिति को देखते हुए राष्ट्र के संबोधन में राजीव गांधी ये कहते हैं कि वो प्रत्येक वस्तु जो भाई भाई के बीच मतभेद उत्पन्न करे,
वो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। भारत ने वर्षों तक जिसके सामने जंग लड़ी है, ऐसा सांप्रदायिक पागलपन इसे नष्ट कर देगा। किंतु भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते से मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। और एक शब्द मुझे आज भी याद है और वो सिद्ध हो गया। जयवीर उन्होंने पहले संबोधन में ये कहा कि राष्ट्र को मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं राष्ट्र में इतिहास को पढ़ना नहीं चाहता हूं, इतिहास को लिखना चाहता हूं। और एक ऐसा इतिहास रचा, ऐसा इतिहास उन्होंने लिखा है जो सदियों तक भारत तो याद रखेगा, विश्व भी याद रखेगा। बड़ी बड़ी बातें और छोटी छोटी बातें जो महान पुरुषों के जीवन से हमको सीखनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्होंने अभी कहा ना जस्ट संदीप जी कि स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर 12 जनवरी 1985 में राजीव गांधी ने युवकों को, विशेषतः युवकों को राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुट जाने का और आज के युवक दिन के निमित्त में 21वीं सदी में प्रवेश की तैयारी करने और धर्म, प्रांत तथा भाषा की संकीर्णता से बाहर निकलकर सशक्त तथा संगठित राष्ट्र निर्माण का आह्वान किया। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें अतीत की सफलताओं एवं गलतियों को पहचानना होगा और उसके पश्चात राष्ट्र के लिए हमको कार्य करना होगा। ये मुक्त की बात करते हैं, ऐसे पागल लोग ही कह सकते हैं। ये एक राजनीतिक सड़ी हुई मानसिकता का द्योतक है ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करना। हमने तो तमाम विचारधाराओं को पनपने दिया क्योंकि हमने भारत के संविधान के साथ में प्रामाणिकता से काम किया है। और जो लोग भारत के संविधान के साथ में प्रामाणिकता से काम नहीं करते वही ऐसी भाषा बोल सकते, लेकिन उनको पता नहीं है। तुम विदेशों में जाके घूमते आते रहते हो और अभी कहा ना, और सेल्फी और फोटोग्राफ से अपनी राजनीति करना चाहते हो, लेकिन और लोग क्या कह रहे हैं तुमको, संसार क्या कह रहा है, ये सबसे बड़े प्रमाण होते हैं। क्या कहा था पता है? टाइम मैगजीन क्या लिखता है? टाइम मैगजीन ने राजीव गांधी के लिए यह लिखा कि 33 वर्षों की प्लान्ड आर्थिक विकास के पश्चात भारत एक औद्योगिक एवं सैन्य शक्ति वाला तीसरे विश्व के मॉडल राष्ट्र की तरफ एक उभरता हुआ दिखाई दे रहा। यह राजीव गांधी का नेतृत्व था कि इसने कम आयु में, कम अवधि में क्या क्या किया। और सही कहता हूं, जल रहा था पूरा हिंदुस्तान। इधर पंजाब जल रहा है, इधर ये जल रहा है, उधर बंगाल जल रहा है, कहां कहां जल रहा है। आसाम में आग लग गई थी, लेकिन इतने सारे एकॉर्ड कभी नहीं हुए। वो जिम्मेदारी में जयवीर जी, जब अकाल तख्त का मामला बना था तब अकाल तख्त का जो निर्माण कार्य हुआ, हम तो वहां नहीं थे, लेकिन राजीव जी ने 8 लोगों की एक कमेटी बनाई थी जो इसका मॉनिटरिंग कर रही थी डे एंड नाइट, 24 घंटे तक। और इंदिरा जी के उसी मकान में हमको बिठाया गया था और वहां एक कंट्रोल रूम रखा गया था और वहां से हम सीधा अमृतसर सामने इसको बिठाया गया था, जगदीश टाइगर को। वहां एक कंट्रोल रूम था, इधर हम लोग देख रहे थे और वहां से जो मैसेज आती थी वो इंदिरा जी को सब पर एक्स पर हम लोग फॉरवर्ड करते थे। और रात को 2-2 बजे भी राजीव गांधी स्वयं हमारे पास में आकर के बैठते थे कि क्या क्या आया है, क्या बात कर। ये तमाम बातों को देखते हुए वो दिन भी याद आए। बड़ी मस्ती के दिन थे, इनको बचपन को ही याद करते हैं। मैं एक वाक्या कहना चाहता हूं।
आज बड़ी बड़ी बातें होती, ये जो स्कैम की बातें सुनता हूं मैं, अभी गुजरात का केजीबी का जो स्कैम आया है, 20,000 करोड़ रुपए का स्कैम, और जू तलक नहीं रेंग रही है। और हमने नहीं कहा है, कांग्रेस की पोथी नहीं कह रही है, सीएजी का रिपोर्ट लिखित स्वरूप में दिया जा रहा है और असेंबली के पटल पर रखा गया, और इसके बावजूद भी कहते हैं हम तो बहुत ही कोरे हैं, रंगे चंगे। समझना हो, राजीव गांधी अपनी पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज की ट्रिनिटी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब गए, तब आपको पता है जयवीर जी, इंदिरा गांधी उनको प्रतिमाह क्या भेजती थी, कितने पैसे भेजती थी पता है आपको? उस जमाने में 650 पाउंड वो भेजती थी। और मैंने अभी किसी पूछा, भाई नगेंद्र कोई काम है क्या? नगेंद्र जरा निकालो तो सही कि उस जमाने में पाउंड की कीमत क्या थी। तो पाउंड की कीमत निकाल करके उन्होंने मुझे कहा कि 650 पाउंड का मतलब हुआ उस जमाने के 8,450 रुपए। और उसमें भी 650 में से 400 रुपया फीस में जाता था, 400 पाउंड, तो बाकी कितने पाउंड बचे? 200 पाउंड। और उसमें एक महीना चलाने के लिए तो आपको और मुझे गर्व होना चाहिए कि ये जो देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है, वो राजीव गांधी ने अपना निर्वाह चलाने के लिए सबसे पहले बेकरी में जाकर के नौकरी किया, उसके बाद में फल तोड़ने का भी काम किया, और उसके बाद में आइसक्रीम भी बेची है, और वो गुजारा करने के लिए पैसा वहां से लिया। इससे बड़ा स्वार्पण और क्या हो सकता है कि अपना घर, महल जैसे घरों को राष्ट्र के प्रति एक दे देने के पश्चात आज ये पागल लोग कि जिसने कभी एक लाठी नहीं खाई है, जिसने कभी एक गोली नहीं खाई है, जिसने स्वतंत्रता सेनानी अगर घर में कहीं छिपे हुए होते थे तो उनकी मुखबिरी करके अंग्रेजों के तलवे चाट करके उनके नाम जिनसे दिए हैं, ये लोग आज ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। अरे कांग्रेस मुक्त की बात करोगे तो समझ लो कि जो हिंदुस्तान का जो स्वतंत्रता का इतिहास है, वो इतिहास के पन्ने कोरे दिखाई देंगे, कोरे दिखाई देंगे। और आज इस इतिहास के हरेक पन्ने पर कांग्रेस जनों के खून के छींटे और धब्बे आज भी नजर आएंगे। और इसी वजह से आज इसका जो इमारत जो बनी हुई है, वो इमारत के नीचे जो दबा हुआ है, वो दबी हुई है ये तमाम की भावना, इनकी लाशें दबी हुई हैं, इनका खून दबा हुआ है, इनकी फांसियां दबी हुई हैं, इनकी जेल दबी। और ये आज कहते हैं और अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हो। कहां से राष्ट्रभक्त हो गए? और उन लोगों के साथ में तुम बैठते हो कि जो लोग ये तमाम लोगों की हत्याओं के साथ में शामिल थे, और उनको तुम राष्ट्रभक्त कहते हो। चाहे इंदिरा गांधी के हत्यारे हो, चाहे राजीव गांधी के हत्यारे हो और महात्मा गांधी के हत्यारे हो, उनके साथ में तो तुम्हारा बहुत निकट का परिचय, तुम तो उनके समर्थक हो। इसलिए साथियों, बहुत कुछ कहना नहीं है मुझे, लेकिन इतना जरूर कहना हो कि ये विरासत हमारी, और ये विरासत को हमको आगे ले जाना है, और आगे ले जाकर के हमको कांग्रेस को और अधिक शक्तिशाली बनाना। अभी कई बातें संदीप जी ने आपको बताई, 2-3 बातें मैं क्या देना चाहता हूं, उसके बाद अपने बात को खत्म करूंगा। सबसे पहले रोजगार की बात करिए और पंचायत वाली। ये जो पंचायत का बिल आया, बड़े ऐतिहासिक बात है कि जब बिल रखा गया था राज्यसभा में पहली मर्तबा, और इसका रिप्लाई देने की जो तारीख तय की गई थी, उस दिन शाम को कोई ऐसी बात हो गई कि शाम को इसका जवाब देना था। लेकिन अचानक कर्नाटक जाना पड़ गया राजीव गांधी को, और शाम को एज अ प्राइम मिनिस्टर वो जवाब नहीं दे सकते थे, लेकिन ये घोषित तो हो चुका था, कैसे कर। और ये जिम्मेदारी मेरे सर पे आई थी, क्योंकि मैं चेयर में बैठा हुआ था राज्यसभा उस वक्त, क्योंकि पैनल में मैं था तो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। और मुझे जेकब आकर के कहते हैं संसदीय मंत्री कि भैया आज इनका जवाब नहीं होगा प्रधानमंत्री, इतना कह के चले गए। अब मैं तो उठ भी नहीं सकता था वहां से।
बता भी नहीं सकता। इधर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी पूछ पूछ के मेरा दम खा रहे थे कि मुझे बताओ प्राइम मिनिस्टर, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर विल रिप्लाई। अब मैं क्या कहूं कि वो नहीं देंगे, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता था। इकड़म तिकड़म बहुत की मैंने 2-3 घंटे तक हाउस को चलाया और उसके बाद में कोई एक ऐसा पॉइंट लाकर के मैंने हाउस को एडजर्न कर दिया और उस दिन उसका रिप्लाई नहीं हो सका। और दूसरे दिन जब रिप्लाई के बाद में, आपको सबको पता है कि किन लोगों ने इसकी मुखालिफत किया और पंचायत का जो बिल है वो बिल गिर गया। ये जो पावर टू पीपल शब्द आया है संदीप जी, हम लोगों की एक कमेटी बनाई थी राजीव जी ने समझने के लिए उसको और उसके ड्राफ्ट रिपोर्ट के लिए। उसमें हमने 3 उनको स्लोगन दिए थे और वो स्लोगन में एक स्लोगन पावर टू पीपल था जो उनको बहुत पसंद आया, उसके साथ में सम्मिलित किया। लेकिन आज भी राजीव गांधी जिस ढंग से पंचायतों को सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे वो मॉडल आज भी नहीं है। वो शीला जी को पूरा पता है कि उनकी मानसिकता क्या थी। वो तो और अधिक इसको सशक्त करना चाहते हैं। और आज गुजरात से लगा करके जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, राजस्थान में भी पंचायतों के पास जो हमने अधिकार दिए थे वो अधिकार तमाम इनकी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने छीन करके अपने आप में निहित कर लिए हैं। हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया था, उन्होंने सत्ता का केंद्रीकरण किया। अब पंचायतों के पास कोई अधिकार नहीं है ज्यादा, वो तमाम बड़े जो अधिकार थे वो तमाम अधिकार उसने छीन लिए। ये फर्क है हिंदुस्तान की राजनीति। जवाहर रोजगार योजना, जिससे प्रत्येक कुटुंब के परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात जो बताई थी, वो राजीव गांधी का कार्यक्रम। और ऐसे तो कई कार्यक्रम थे, आज इसकी बात नहीं है। लेकिन आज के दिवस पर मुझे ऐसा लगता है संदीप जी कि उनकी हत्या क्यों हुई। देश के कारण तो थे, लेकिन विदेशी कारण भी थे। 102 देशों को यहां जमा कर लेना, उसका समर्थन प्राप्त करना, और उसके साथ साथ दूसरे और 20 देशों ने, अब विश्व में इतने सारे देश अगर एक नीचा के पीछे चले जाएं, ये बड़ी महासत्ताओं को भी पसंद नहीं था। ये हमारा दुर्भाग्य रहा, हमने खो दिया ऐसा एक व्यक्तित्व। आज के दिवस पर हम उनको सलाम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और संकल्प करते हैं कि ईश्वर हम सबको वो शक्ति प्रदान करे कि जिससे हम राजीव गांधी ने जो भी आदर्श दिए थे, जो भी रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर चल करके हम अपने देश को और सशक्त बनाएं। आप तमाम लोगों का